नमो नमः सर्वेभ्यो। ओम अचिंत्य व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। ईशोपनिषद में एक श्लोक मिलता है, आप लोग पहले से परिचित भी होंगे अधिकांश कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, न भुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि। इसका अर्थ है कि अपना ही किया हुआ अवश्य ही भोगना पड़ता है, क्या वो शुभ हो और क्या वह अशुभ है ना। न भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि। कितने भी कल्प बीत जाएं, अगर हमने उस कर्म का भोग नहीं किया है तो वह कर्म अनेक कल्पों तक हमारे पीछे चलता रहेगा। तो अपना ही किया हुआ हमको भोगना पड़ता है। पार्वती जी ने भी एक बार शंका व्यक्त की थी भगवान शिव से। उन्होंने कहा था कि संसार भर में ऐसा सुना जाता है कि ग्रह किसी को सुख देते हैं, ग्रह किसी को दुख देते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप इसके संबंध में मेरा कुछ निराकरण करें। तो उन्होंने कहा, भगवान शिव ने, कि केवलम ग्रह नक्षत्रम न करोति शुभाशुभम। केवल ग्रह या नक्षत्र ही हमारा शुभ या अशुभ नहीं करते, परन पार्वती हमारा ही किया हुआ हमारे सम्मुख आता है, शुभ के रूप में भी और अशुभ के रूप में भी। तो ज्योतिष एक दर्शन है, आपको कर्म योग की एक दृष्टि देता है। प्रारब्ध संचित जो कर्म हो चुके हैं उसमें तो बदलाव संभव नहीं है, लेकिन क्रियमाण आपके हाथ में है। तीन तरीके के कर्म है ज्योतिष में, एक प्रारब्ध है, एक संचित है, एक क्रियमाण है। तो क्रियमाण प्रारब्ध कर्म है जो पूर्व जन्मों में आपने कर लिए हैं, उनका फल आपको नहीं मिला है। संचित कर्म है जो इस जन्म में आप कर चुके हैं, उनका भी फल अभी भोगना बाकी है। अभी क्षण भर पहले अगर मैं चाय पी के कप रख दूं तो वो मेरा संचित कर्म हुआ, है ना। तो उसका फल भी मुझे वर्तमान जन्म में, अगर बहुत तीव्र हुआ तो इसी जन्म में फल मिल जाता है। थोड़ा सुस्त हुआ तो उसके लिए हमें जन्मों जन्मों का इंतजार करना पड़ता है। और एक है क्रियमाण कर्म। क्रियमाण मतलब जो हम अगले ही क्षण करने वाले हैं। तो हमको अपने कर्मों के प्रति सावधान रहना चाहिए। हर क्षण यह अनुभव करते रहना चाहिए कि क्या हम बहुत अधिक रजोगुण या तमोगुण के अधीन तो नहीं हो रहे हैं। सतोगुण लगातार बढ़ता रहे और एक स्थिति हमारे जीवन में ऐसी आ जाए कि हम सतोगुण तीनों गुणों से ऊपर उठने का प्रयास कर सकें। तो सही मायने में ज्योतिष उसी लक्ष्य को हमको देता है कि सावधानी पूर्वक एक एक कर्म को करते हुए आप इस जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चार पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति कर सके। अस्तु, आज का जो विषय है हमारा, वह श्लोक संख्या 61 से है। मैं स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूं। ये श्लोक सभी को दिख रहा होगा, दिखाई दे रहा है सभी को? जी दिख रहा है। जी जी, जी गुरु जी। देखिए। त्रियान् षाढय विश्वभागैश्च चतुर्भय सहितो रविः धूमो नाम महादोषः सर्वकर्म विनाशक। ये जो श्लोक मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना आज, इस श्लोक का अनुप्रयोग आपके जितने भी सॉफ्टवेयर हैं ज्योतिष के, कहीं पर भी इस श्लोक का अनुप्रयोग आपको नहीं मिलेगा। इसकी गणना आपको खुद ब खुद करनी पड़ेगी। ये एक ऐसा पार्ट है जिसके इसको दशाओं के फल से पहले जो है पाराशर जी ने लिखा है। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। और मैं आप लोगों से ये आशा करूंगा कि बहुत ध्यान पूर्वक, सावधानी पूर्वक आप इस श्लोक का अध्ययन करें। इसमें कुछ शब्द आए हैं, का अर्थ निकालने की आवश्यकता है। सबसे पहले देखिए, त्रियांश। त्रियांश का मतलब होता है एक अंश का तीसरा भाग। एक अंश कितना होता है? 60 कला के बराबर होता है।
तो एक अंश का तीसरा भाग कितना हुआ? 20 या 60, यानी कि 20 कला हुआ। त्रियांश आढ़य, आढ़य का मतलब होता है योग है, यानी जो युक्त है। त्रियांश से जो युक्त है, यानी 20 कला से जो युक्त है। विश्व, विश्व के बारे में आप लोगों के साथ मैंने एक कार्यशाला की थी। उसमें 13 दिन के पक्ष के संदर्भ में मैंने बताया था कि महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत में लिखा है एक जगह कि त्रयोदश दिने पक्षे तदा संहरते जगत अपि वर्ष सहस्रेण काल योग है प्रवर्तते। कि 13 दिन का पक्ष आ रहा है, उसको कहा था उन्होंने विश्व घस्र पक्ष। उसमें विश्व की हानि होती है, जनहानि होती है। तो जिस माह में वो पक्ष आया था उसी माह में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण भी पड़े थे। तो इन घनघोर योग को वेद व्यास जी ने देख लिया था और ये कहा था कि 14 दिन के पक्ष, 15 दिन के पक्ष तो हमने बहुत सुने हैं, लेकिन इस बार 13 दिन का पक्ष आ रहा है और उसके साथ साथ दो ग्रहण भी आ रहे हैं एक ही माह में। तो यह इसको काल योग उन्होंने कहा था। बोले बहुत मृत्यु होगी, तो महाभारत का युद्ध हुआ था। तो विश्व शब्द से यहाँ पर जो सांकेतिक अर्थ लिया जाता है वो 13 से लिया जाता है। ज्योतिष की परंपरा रही है, कुछ शब्द ऐसे हैं वहां पर उनका सांकेतिक मान फिक्स है, सुनिश्चित है। तो विश्व का मतलब हुआ 13। भाग यहाँ पर अंश के रूप में ही लिया जाएगा। तो 13 भाग यानी कि 13 अंश। और त्रियंश ये हुआ एक अंश का तीसरा हिस्सा, यानी कि 20 कला। तो विश्व मतलब 13 और त्रियंश का मतलब कितना हुआ? 20 कला। तो 13 अंश और 20 कला, है ना। 13 अंश विश्व भागेश, 13 अंश और 20 कला से युक्त होकर के, और चतुर्भई, भई होगा ये एक मात्रा लगी है इसमें, तृतीया विभक्ति का प्रयोग है यहाँ। चतुर्भई, ये मेरे से हो गया है त्रुटिवश, प्रमादवश हो गया है, आप लोग क्षमा करेंगे। चतुर्भई, चार, और भा, भा कहते हैं भगण, है ना, भा। तो भा शब्द जो है वो राशि के लिए भी इंगित होता है। तो चतुर्भई माने चार राशियों से युक्त होकर के, सहित माने युक्त होकर के, रवि ही, रवि से, सूर्य से, धूमो नाम महादोषः सर्व कर्म विनाशकः। धूम नाम का महादोष बनता है जो कि सर्व कर्म का विनाशक है, सभी समस्त कर्मों के शुभ फल को नष्ट कर देता है। तो मुझे लगता है अभी समझ में आपको आया नहीं होगा, है ना। देखिए, रवि, सूर्य का आप ग्रह स्पष्ट निकालिए। सूर्य के ग्रह स्पष्ट में आप चार राशियां और 13 अंश और 20 कला, है ना। 13 अंश, 20 कला और चार राशियां, इन तीनों को आप रवि माने सूर्य के ग्रह स्पष्ट में जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद जो आपको संख्या मिलेगी, जिस भाव में वो संख्या पड़ेगी, उस भाव में धूम नाम का महादोष माना जाएगा। जैसे मान लीजिए सूर्य अगर लग्न में बैठे हैं, लग्न में हमने मान लिया कि वो कर्क राशि में बैठे हैं। तो कर्क राशि किस नंबर की राशि है? 4 नंबर की राशि है। उस 4 नंबर की राशि में आपको ये सारा संख्यात्मक मान जोड़ना है, माने चार राशियां और जोड़नी है। तो जब आपने चार राशि में चार राशि और जोड़ी तो आपको मिल गई 8, यानी कि वृश्चिक राशि। तो कर्क लगन में देखिए वृश्चिक राशि कहाँ आएगी, कौन से भाव में आएगी? जब कर्क लगन की जन्म पत्रिका है तो वृश्चिक राशि पंचम भाव में आएगी, है ना। तो जो धूम नाम का महादोष बनेगा वो पंचम भाव में बनेगा। और पूरे पंचम भाव में नहीं बनेगा, उसमें भी 13 अंश 20 कला पर बनेगा। तो 13 अंश 20 कला में जो नक्षत्र आ रहा होगा उस नक्षत्र को सर्वाधिक प्रभावित करता है। तो ये धूम नाम का महादोष है, इसकी गणना आजकल के जो सॉफ्टवेयर है उसमें नहीं होती। ये हर जन्म पत्रिका में धूम नाम का महादोष बनता है। तो महर्षि पाराशर जी ने इसको अपने तृतीय अध्याय में ही लिख डाला, दशाओं के फल कथन से पूर्व ही लिख डाला। तो धूम कहते हैं धुआं, है ना, धुआं दिखाई नहीं देता, लेकिन इसलिए इसको अप्रकाशक ग्रह कहा गया। ये एक तरह से ये उपग्रह है। अब मैं इसको समझाता हूं आपको स्पष्ट तरीके से कि सूर्य स्पष्ट हम लोग कैसे निकालते हैं। देखिए, सूर्य स्पष्ट का मतलब ये होता है कि मैंने चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा, इनको शेयर किया है। इसमें आप देखिए कि पंचांग में, हमारे पास जो पंचांग होता है उस पंचांग में सूर्य स्पष्ट, सूर्य आदि सभी ग्रहों के स्पष्ट लिखे होते हैं
कि कौन सा ग्रह किस राशि में कितनी कला, कितनी विकला, कितनी प्रतिविकला पर चल रहा है। तो ये जो लिखे होते हैं ये प्रायः सुबह को 5:30 बजे को आधार मान करके लिख दिए जाते हैं प्रत्येक पंचांग में। तो आप जिस पंचांग का प्रयोग करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं काशी विश्वनाथ पंचांग का प्रयोग करता हूँ जो बनारस से प्रकाशित होता है, कुछ लोग दिल्ली से प्रकाशित पंचांग का प्रयोग करते हैं, है ना। मुरादाबाद से पंचांग निकलता ही नहीं है यहाँ से। अब मैं आप लोगों की टीम तैयार कर रहा हूँ इसीलिए कि हमारा मुरादाबाद से भी एक नया पंचांग प्रकाशित हो। तो देखिए, मान लीजिए हमने बनारस के पंचांग में देखा, जैसे किसी दिन कोई बच्चा पैदा हुआ और उस दिन का जो सूर्य स्पष्ट लिखा हुआ है पंचांग में 5:30 बजे के हिसाब से, वो लिखा है 10 अंश 35 कला और 53 विकला। ठीक है। आप हाँ हूं नानू भी करते रहिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। हम्म। तो पंचांग में देख जी। करके हमने सूर्य स्पष्ट को लिख दिया यहाँ, 10 अंश 35 कला 53 विकला। ये कब का है? ये सुबह के 5:30 बजे के हिसाब से है। अब मान लीजिए बच्चा पैदा हुआ है कोई सुबह को 10 बजे, ठीक है। तो सूर्योदय के मान लीजिए 5:30 बजे के बाद में 10 बजे तक कितना समय हुआ? अगर हमने 5:30 बजे को सूर्योदय माना और उस समय के हिसाब, क्योंकि ये जो सूर्य स्पष्ट लिखा होता है ये सूर्योदय के समय के हिसाब से लिखा होता है, तो सुबह का सूर्योदय का स्पष्ट ये हो गया। अब हाँ, हाँ हाँ, तो 10 बजे के हिसाब से जो समय अवधि बीती वो बीती 4.5 घंटे की। अब ये जो सूर्य स्पष्ट है 10 अंश 35 कला 53 विकला, ये तो सुबह के 5:30 बजे का है। लेकिन हमको चाहिए कि जिस क्षण बच्चा पैदा हुआ, मान लीजिए ठीक 10 बजे अगर कोई जातक पैदा हुआ है, तो हमें तो ठीक 10 बजे का सूर्य स्पष्ट चाहिए कि उस समय सूर्य का स्पष्ट कितना था। तो ये पंचांग में नहीं लिखा होता, इसकी आपको गणना करनी पड़ती है ना। कुछ आधुनिक सॉफ्टवेयर है जिसमें इसकी गणना भी हो जाती है। जैसे आप लोग दीर्घ पंचांग का प्रयोग कर रहे हैं, आप जो क्षण टाइम वगैरह डालते हैं उसमें एकदम निकल करके आ जाता है कि भाई जिस समय जातक का जन्म हुआ उस समय सूर्य स्पष्ट इतना था। सभी ग्रहों के स्पष्ट होते हैं, चंद्र स्पष्ट, मंगल स्पष्ट, गुरु स्पष्ट इत्यादि। तो अब हम क्या करेंगे, इस सूर्य स्पष्ट को हमने लिख दिया। अब हम अगले दिन का सूर्य स्पष्ट लिख लेंगे पंचांग की सहायता से। मान लीजिए वो हो गया, अब 11 अंश 35 कला 21 विकला बढ़ गया, क्योंकि सूर्य की गति बढ़ गई अगले दिन। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम पहले अगले दिन के सूर्य के स्पष्ट से पिछले वाले दिन का सूर्य स्पष्ट घटा देंगे। घटाने की प्रक्रिया मैंने यहाँ पर लिख रखी है। जैसे हम लोग सन, महीना, दिन में से घटाते हैं, उसी तरह से अंश, कला, विकला को घटाया जाता है। अब देखिए, 11 अंश 35 कला 21 विकला में से हमको 10 अंश 35 कला 53 विकला घटाना है। तो ऊपर 21 कला है, 21 कला में से 53 विकला तो नहीं घटेंगी। तो हम क्या करेंगे, हम बराबर में जो कला लिखी हुई है, हमको पता है कि एक कला में 60 विकला होती हैं, ठीक है, और एक अंश में 60 कला होती हैं। तो मैंने इसको तीर के निशान से डिनोट किया है कि एक अंश बराबर 60 विकला। तो हम यहाँ से एक अंश ले गए, जब एक अंश यहाँ से ले गए तो यहाँ कितने अंश बचे? मनीषा जी बताएं। 10। 10 अंश 10 बचे, अंक। है 10 ना। तो बचे सर। 10 बचे, तो 10 को मैंने यहाँ जी लिख दिया है। देखिए उसके आगे देखिए आप, यहाँ मैंने 10 लिख दिया है। जी अब जी। वहां से एक अंश के बराबर हम 60 विकला ले आए हैं, 60 कला ले आए हैं। तो 60 कला और 35 कला पहले से ही थी, तो 60 और 35 मिलकर के कितना हो गया? 95 कला। ठीक है 95। है ना। तो 95 कला, हाँ अब जी। 95 कला में से भी हम एक कला और इधर ले गए। अब एक कला के बराबर होता है 60 विकला। आप पहले ही पढ़ चुके हो, एक अंश में 60 कला और एक कला में 60 विकला होती हैं। तो आप 95 कला में से एक कला इधर ले गए, यानी कि 60 विकला ले गए आप। तो जब इधर ले गए तो यहाँ कितनी बची कलाएं आपकी? 95 में से 94 बची, मैंने यहाँ पर लिख दी हैं। और एक कला बराबर 60 94। आप ले आए, और 21 पहले से ही थी वहां पर, तो 60 और 21 मिला करके हो गई 81 विकला। ठीक है, 81 विकला। अब देखिए, अब 10 अंश 94 कला 81 विकला में से नीचे वाला जो स्पष्ट है हमारा 10 अंश 35 कला 53 विकला घट जाएगा। इसको घटाया मैंने, तो 81 विकला में से 53 विकला घट करके आया 28 विकला। और 94 कला और 35 में से 35 विकला कला घटाई तो हमको मिला 59 कला। अंश यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब ये जो 59 कला 28 विकला आया, ये सूर्य की 24 घंटे की गति आ गई, क्योंकि हमने 2 दिन के सूर्य स्पष्ट को आपस में से घटा दिया। कि सूर्य एक दिन में यानी कि 24 घंटे में कितना चला? 59 कला 28 विकला चला।
ये सूर्य की एक दिन की गति है। अब हमने क्या किया, इस 59 कला और 28 विकला को हमने विकला में बदल लिया। कैसे बदला, एक कला में 60 विकला होती हैं, तो हमने 59 को 60 से गुणा कर दिया, ये हमको मिल गया 3540 विकला। ये जो 3540 विकला है, इसमें हमने 28 विकला और जोड़ दी, तो कुल विकला हमारी कितनी आ गई, 3568 विकला। ये जो गति आई है विकला में, ये 24 घंटे की गति है सूर्य की। 24 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 1440 मिनट होते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि 1440 मिनट में जो सूर्य की गति आई है वो 3568 विकला आई है। तो एक मिनट की गति कितनी होगी, तो क्या करेंगे आप, इस विकला में आप 1440 से भाग दे देंगे, तो आपको एक मिनट की विकला मिल जाएगी। ठीक है भैया जी, ठीक है। तो जब आप 1440 से 3568 को भाग करेंगे तो आपको जो मिलेगा वो 2.47, ये इतनी विकला आपको मिल जाएंगी। माने दो विकला है, और पॉइंट में ये इधर की संख्या क्या है, ये प्रति विकला है ना, दो से भी कम। तो आप इसको लगभग मोटा मोटा मान सकते हो कि 2.5 विकला सूर्य की एक मिनट की गति है। सूर्य जो है वो 2.5 विकला का कोण बना लेते हैं। हम जान चुके हैं एक अंश का कोण कितना छोटा होता है, एक अंश में भी 60 कला होती हैं, एक कला में भी 60 विकला होती हैं। तो एक मिनट में सूर्य पृथ्वी के सापेक्ष कितना कोण बना लेते हैं, 2.5 विकला का। ब्रजेश जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर, आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अच्छे टॉपिक पे आए हैं आप चेक करने के लिए क्या चल रहा है वहां पर ज्योतिष में, बीच बीच में। नहीं सर, एक्चुअली क्या 2 दिन की ट्रेनिंग थी लखनऊ में, अच्छा और एक अच्छा, दिन जाने में एक दिन आने में, दोनों में मुझे सिग्नल नहीं मिले ट्रेन ठीक में। है, आपके काम का तो विषय मैंने चल रहा वीडियो है, सुन लिया। जी आज जी। आपके काम का विषय चल रहा है। तो सूर्य की एक मिनट की गति आ गई हमारी लगभग 2.5 विकला। ठीक है, अब चूंकि किसी का जन्म सूर्योदय से 4.5 घंटे बाद हुआ है, मान लीजिए 10 बजे हुआ है, तो 4.5 घंटे के आप मिनट बनाएंगे आप, तो आपको मिलेंगे 270 मिनट। ठीक है भाई, 4 घंटे में हो गए आपके 6 चौक 40, 240 मिनट, और 30 मिनट आपने ये जोड़ दिए, तो 270 मिनट आपके हो गए। तो वो एक मिनट की गति जब 2.5 विकला है, तो वहां तक 10 बजे तक जिस समय बच्चा पैदा हुआ है, उस 270 मिनट में सूर्य कितना चल लेंगे, आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी। मल्टीप्लाई करने के बाद में आपको विकला मिल गई है 666.9, इतनी विकला। लगभग इसको 667 माना जा सकता है, हालांकि कम है 667 से। अब 667 इस विकला को हमने कला में बदल लिया 60 से डिवाइड करके। ठीक है, क्योंकि 60, एक कला में 60 विकला होती हैं, तो 60 से डिवाइड किया तो आपको ये मिल गया कला में उत्तर। 11 कला तो पूरी पूरी हो गई, और 6 ये विकला हो गई। अब इस 11 कला 6 विकला को आपने, ये जो सबसे ऊपर आपने उस दिन का सूर्य स्पष्ट लिखा था जिस दिन जातक पैदा हुआ है, 10 अंश 35 कला 53 विकला, इसमें आपने इसको जोड़ दिया। देखिए नीचे 10 अंश तो वही है, आपने 35 कला जो ऊपर लिखा था ये, इसके नीचे लिख दिया आपने ये 11 कला। ठीक है, 35 और 11 को आपने जोड़ा तो ये आ गया 46 कला, और ये जो ठीक 6 है। विकला है इसको आपने 53 में जोड़ा तो ये हो गया 59 विकला, और 10 अंश वो था ही। तो ये इष्ट सूर्य स्पष्ट हो गया हमारा, माने ठीक 10 बजे का सूर्य जो स्पष्ट है वही हमारा इष्ट सूर्य स्पष्ट है। अब ये जो पूरी मैंने कहानी आपको सुनाई है, राम कहानी, इस 10 अंश 46 कला 59 विकला, ये सूर्य स्पष्ट जो बच्चे का है 10 बजे का, इसी सूर्य स्पष्ट में हमको, बुक से आया और से समझ लो। इसी सूर्य स्पष्ट में हमको ये 4 राशि और 13 अंश और 20 कला जोड़ना है। जोड़िए आप फटाफट से, कॉपी पेन निकालिए अपनी, और कॉपी पेन निकाल करके 10 40 जो हुआ ये लास्ट वाला और बता दीजिएगा। लास्ट वाला देखिए।